ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज इस जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के माध्यम से एक जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को, आप सभी वेद प्रेमियों को मैंने पूर्व में भी सूचना दी थी कि आज से अपनी वीडियो के माध्यम से हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। जिस निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत जातक अथवा जातिकाओं के निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करने का प्रयास यथामति यथाशक्ति हम करने का प्रयास करेंगे। और दर्शकों, आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की कमेंट के माध्यम से अपने जन्म स्थान, अपने जन्म समय और डेट ऑफ बर्थ का परिचय आप सभी हमको करवा सकते हैं, ताकि इस जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कर सकें। दर्शकों, जिस जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण आज आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में कर रहा हूं, इस जातक ने अपने नाम जन्म स्थान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहा है। इसलिए इसके नाम जन्म स्थान की गोपनीयता को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य होगा। आप स्क्रीन के माध्यम से जातक की जन्म कुंडली का, लग्न कुंडली का दर्शन कर सकते हैं और लग्न कुंडली पर ग्रहों का अवलोकन भी आप सभी लोग सहजता पूर्वक कर सकते हैं। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व प्रायः इस जातक के जन्म पंचांग की चर्चा हम सभी लोग करते हैं। तो इस जातक का जन्म कार्तिक शुक्ल दशमी शरद ऋतु के दिन में होता है और यह जातक राक्षस गण का है। प्रायः राक्षस गण वाले जातकों में एक विशेष बात रहती है कि प्रायः ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने में अपना पूर्ण परिश्रम दिखवाते हैं और साथ ही साथ भाग्य की अपेक्षा राक्षस गण वाले लोग अपने कर्म के माध्यम से, अपने परिश्रम शक्ति के माध्यम से उस वस्तु को प्राप्त करने की यथेष्ट चेष्टा करते हैं। इसलिए राक्षस गण वालों में प्रायः ऐसी खूबी विद्यमान रहती है। और आकाश तत्व के हैं, आकाश तत्व में सर्वश्रेष्ठ तत्व है। प्रायः आकाश तत्व वाले व्यक्ति उदार मना प्रकृति के होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। स्क्रीन के माध्यम से आप इनकी लग्न कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं। तो इनका जो लग्न बन रहा है वहां पर आप 12 नंबर देख रहे होंगे, जो कि मीन राशि है और मीन लग्न का इनका लग्न है। और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर केतु विराजमान है, षष्ठ स्थान पर शनि विराजमान है और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर सूर्य और बुध विराजमान है। इनके जन्म कुंडली के नवम स्थान पर मंगल विराजमान है और दसम स्थान पर बृहस्पति और शुक्र विराजमान है और एकादश स्थान पर राहु विराजमान है और द्वादश स्थान पर चंद्रमा विराजमान है। द्वादश स्थान पर 1 नंबर यानी मेष राशि बनी हुई है। 1 नंबर पर मेष राशि पर चंद्रमा की विराजमान होने से इनकी राशि होती है मेष राशि। लग्न की हम चर्चा करें तो इनके लग्न पर कोई भी ग्रह दिखाई नहीं पड़ रहा है, अपितु इनका लग्न और लग्नेश प्रायः किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने से पूर्व लग्न अथवा लग्नेश का विचार किया जाता है। लग्न पर हम देख रहे हैं कि किसी भी ग्रह की कोई भी स्थिति नहीं है अथवा किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं पड़ती दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ लग्नेश जो बृहस्पति है अपनी ही राशि धनु राशि पर दसम स्थान पर विराजमान है, अपने नैसर्गिक शत्रु ग्रह के साथ, शुक्र के साथ। प्रायः बृहस्पति और शुक्र की युति को सर्वश्रेष्ठ हमारे शास्त्रकारों के द्वारा, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा नहीं माना जाता है। और एक विशेष बात यह है कि अगर केंद्र स्थानों पर सर्वाधिक शुभ ग्रह विराजमान होते हैं तो केंद्र स्थानों पर सर्वाधिक शुभ ग्रहों के विराजमान होने से वह सर्वाधिक शुभ ग्रह अपनी शुभता को खो देते हैं। तो यहाँ पर केंद्राधिपति दोष बृहस्पति को लग रहा है और कहीं ना कहीं बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से ग्रसित होने के कारण अपनी शुभता का प्रभाव भी न्यून कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर जब लग्न सर्वश्रेष्ठ स्थिति का नहीं है तो निश्चित या जातक को अपने शरीर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति की स्थिति का यदि हम विचार करें तो बृहस्पति दसम स्थान पर अपने ही राशि पर विराजमान तो हैं, लेकिन इस जन्म कुंडली पर शुभता को बरकरार रखने के कारण बृहस्पति अन्य क्षेत्रों से संबंधित अथवा अपने भाव से संबंधित, अपनी कारकता से संबंधित पूर्ण लाभ इस जातक को प्राप्त नहीं करवाएंगे। और साथ ही साथ यदि हम विचार करें तो इनका चंद्रमा जो केमद्रुम दोष में ग्रसित है और जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर है। प्रायः केमद्रुम दोष से ग्रसित चंद्रमा जातक को मानसिक अशांति देता है। और साथ ही साथ यदि हम विचार करें तो इनके चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण से इनको मानसिक परेशानियां अथवा मानसिक चिंताएं, प्रायः ऐसे लोग कल्पना बहुत करते हैं। और साथ ही साथ यदि हम विचार करें
तो इनके चंद्रमा के एकादश स्थान पर, चंद्रमा से द्वादश यानी एकादश स्थान पर राहु विराजमान है। तो राहु तो छाया ग्रह है, इसलिए चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह न होने के कारण इसे केमद्रुम दोष की संज्ञा हमारे शास्त्रकारों ने दी है। केमद्रुम दोष से ग्रसित जातक को प्रायः अपने जीवन काल में प्रायः भाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त नहीं हो पाता है। भाग्य की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों को परिश्रम के माध्यम से ही, अपने ऊर्जा शक्ति के माध्यम से ही, पराक्रम शक्ति के माध्यम से ही सुख सौख्यता की प्राप्ति होती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सूर्य की स्थिति का यदि हम विचार करें तो इनकी जन्म कुंडली में सूर्य षष्ठ स्थान के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर विराजमान है और इनके सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है। और प्रायः जो यह जातक है, जातक को चर्म रोग है, चर्म रोग संबंधी प्रश्न भी इस जातक के द्वारा किया गया है। आप इसके जन्म कुंडली पर देखेंगे, सर्वप्रथम त्वचा का कारक जो ग्रह है वह त्वचा का कारक ग्रह बुध होता है और वह बुध इनकी जन्म कुंडली पर अष्टम स्थान पर बैठा है, जो कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी है। और साथ ही साथ ऐसे बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और इनकी जन्म कुंडली में जो रक्त का कारक ग्रह होता है मंगल, वह इनकी जन्म कुंडली पर भाग्य स्थान पर तो विराजमान है और भाग्य स्थान पर विराजमान होने के पश्चात मंगल अपने ही राशि वृश्चिक राशि पर विराजमान है। लेकिन मंगल के अंश की यदि हम चर्चा करें तो मंगल के अंश 0 अंश है, इसलिए मंगल भी बलतः पूर्णतः विहीन है। इस कारण से इस जातक को चर्म रोग संबंधी परेशानियां हैं। और एक विशेष स्थिति यह है कि वर्तमान में इस जातक को बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति की दशा में राहु का अंतर चल रहा है और यह जातक वर्तमान में शिक्षा शास्त्री अथवा बीएड कर रहा है और इसने पढ़ाई से संबंधित प्रश्न भी पूछा है। तो यहाँ पर यदि हम विचार करें, जातक को वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति इसके लग्नेश हैं, लेकिन इस जन्म कुंडली के हिसाब से पूर्ण रूप से कारक तो नहीं है, लेकिन कुछ भी इस जन्म कुंडली की अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने के लिए बृहस्पति प्रयास करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और बृहस्पति के साथ साथ राहु का अंतर इस जातक की जन्म कुंडली में चल रहा है और राहु इस जातक की जन्म कुंडली पर एकादश स्थान पर विराजमान है। आय के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से राहु की एकादश स्थान की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन विद्या अर्जन के क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो विद्या अर्जन का क्षेत्र राहु प्राय भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। प्राय ऐसे व्यक्ति के जीवन में भटकाव आने लगता है और ऐसा व्यक्ति पढ़ाई से वंचित होने लगता है। पंचम स्थान पर केतु विराजमान है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण से विद्या अर्जन के क्षेत्र में कोई ना कोई बाधा इनके जीवन काल में अवश्य उपस्थित हो सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब इनके प्रश्नों पर यदि हम विचार करते हैं, पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि क्या हमें सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी इत्यादि क्षेत्रों पर विचार करने से पूर्व सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति का विचार कर लेना चाहिए और साथ ही साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान का भी विचार करना चाहिए और दशम स्थान के भाव स्थिति भाव कारक ग्रहों का भी विचार कर लेना चाहिए। जन्म कुंडली के दशम स्थान का यदि हम विचार करें तो इनकी जन्म कुंडली के दशम स्थान पर धनु राशि बनी हुई है, जिस राशि पर बृहस्पति विराजमान है। लेकिन बृहस्पति, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा, कि स्वयं केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है और साथ ही साथ बृहस्पति या शुक्र, इनकी जन्म कुंडली में शुक्र भी पूर्णतः बलविहीन है। साथ ही साथ 0 अंश के इनके जन्म कुंडली में शुक्र दशम स्थान पर विराजमान है। तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष की स्थिति इनके जीवन में रहेगी। और साथ ही साथ सूर्य की हम चर्चा करें तो इस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य भी नीच राशि पर विराजमान है, जिस कारण से सरकारी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए इस जातक को विशेष संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न उन्होंने मानसिक अशांति के विषय में पूछा है कि मानसिक अशांति बहुत बनी रहती है और इस मानसिक अशांति का कारण क्या है, किन ग्रहों के कारण हमें मानसिक अशांति बनी रहती है और इस मानसिक अशांति को दूर करने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो दर्शकों, चंद्रमा मनसो जाता, प्रायः सभी ग्रहों में, नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन नवग्रहों में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और किसी भी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है वह ग्रसित रहता है राहु के द्वारा, केतु के द्वारा, शनि के द्वारा, तो निश्चितया ऐसी स्थिति में जातक को मानसिक अशांति रहती ही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का यदि हम विचार करें तो चंद्रमा केमद्रुम दोष से ग्रसित है और साथ ही साथ व्यय स्थान पर चंद्रमा मेष राशि पर बैठे हुए हैं। प्रायः ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं के सागरों में हमेशा डूबे रहता है और साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि केमद्रुम दोष से ग्रसित है। उसके पश्चात राहु से
द्वितीय स्थान पर विराजमान है, जिस कारण से इस जातक को मानसिक अशांति बनी रहती है। और इस मानसिक अशांति से दूर होने का केवल एक ही उपाय है कि वैसे तो नित्य प्रतिदिन 7 दिन भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। अगर 7 दिन अभिषेक करने की सामर्थ्य आपको नहीं है तो सोमवार के सोमवार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दुग्धाभिषेक करना चाहिए। और इन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा है कि स्वास्थ्य उचित नहीं रहता, इसका कारण क्या है। एक कारण तो यह है कि इनकी जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान पर शनि बैठे हैं, और शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान से रोग रिपु ऋण का विचार किया जाता है, तो शत्रुओं की भी वृद्धि। लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके शत्रुओं की वृद्धि तो करवाएंगे, लेकिन उन शत्रुओं पर सदैव जातक ही हावी रहेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए शनि रोग की वृद्धि भी करवाते हैं, जिस कारण से जातक को अनेक रोग भी लगे रहते हैं। और दूसरा, इस जातक की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं से श्रापित दोष भी नजर आ रहा है, पितृदोष भी नजर आ रहा है, जिस कारण से भी जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहती है। चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि चर्म रोग संबंधी परेशानी बनी रहती है, इसका क्या कारण है, किन ग्रहों के कारण हमें चर्म रोग हुआ है। तो चर्म रोग संबंधी इस प्रश्न का उत्तर तो पूर्व में भी मैंने दे दिया है, क्योंकि चर्म रोग का जो कारक ग्रह होता है वह बुध होता है, और साथ ही साथ रक्त का जो कारक ग्रह है वह मंगल होता है। इस जातक की जन्म कुंडली में मंगल भी पूर्णतः बलविहीन है, और साथ ही साथ चंद्रमा भी पूर्णतः बलविहीन है, शुक्र की स्थिति भी पूर्णतः बलविहीन है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली पर बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिस कारण से अनेक कारण इस जातक को चर्म रोग होने के दिख रहे हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से इस जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास मैंने किया है। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से निःशुल्क रूप से करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने जन्म समय, अपने जन्म स्थान हमें अवश्य उपलब्ध करवाएं, ताकि हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।